एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे ब्रिटेन का संविधान कैसा है, ब्रिटिश संविधान का विकास, महत्व और विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो ब्रिटेन का संविधान जो है ये एक वीडियो में नहीं आएगा, आप लोगों को 8 सीरीज़ होगा इसका। ठीक है, पहले फर्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी कि ब्रिटिश संविधान का विकास कैसे हुआ, इसका महत्व क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा संविधान के अभिसमय अथवा वैधानिक परंपराएं। ठीक है, और ब्रिटेन में सम्राट और राजमुकुट क्या है। ठीक है, ब्रिटेन की मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री, ब्रिटेन में नौकरशाही या लोक सेवाएं कैसी है, ब्रिटेन की संसद कैसी है, ब्रिटिश संसद। ठीक है, पार्लियामेंट, और ब्रिटेन की विधि का शासन और सर्वोच्च न्यायालय क्या है, और ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था कैसी है। तो यदि आपको अच्छे से जानना है कि ब्रिटेन का संविधान क्या है तो आपको ये सारे वीडियोस फॉलो करने होंगे। ठीक है, ये कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स का, तुलनात्मक राजनीति का है, तुलनात्मक शासन एवं राजनीति का विश्व के प्रमुख संविधान। विश्व के प्रमुख संविधान कौन कौन से हैं? ब्रिटेन है, और संयुक्त राज्य अमेरिका है, स्विट्ज़रलैंड है, और फ्रांस का संविधान। ये विश्व के कुछ प्रमुख संविधान है जिसका अध्ययन हम लोग इसमें करने वाले हैं। ठीक है, यूके, यूएस, फ्रांस एंड स्विट्ज़रलैंड। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, मेजर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। कौन कौन सा है? यूके, यूएसए, फ्रांस एंड स्विट्ज़रलैंड। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये फर्स्ट आपका वीडियो होगा। ठीक है, ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटिश संविधान का विकास, महत्व और विशेषताएं, इवोल्यूशन, इम्पोर्टेंस एंड सलाइन फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले के जो वीडियोस अपलोड हुए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स पे भी मिल जाएगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश संविधान का विकास, महत्व और विशेषताएं क्या है, चलिए जानते हैं। पूर्व ने सभ्य मानव को आध्यात्मिक दर्शन प्रदान किया, मिस्र ने वर्णमाला प्रदान की, मूर ने बीजगणित, यूनान ने शिल्पकला तथा रोम ने विश्व को कानून के आधार प्रदान किए। तो ब्रिटेन ने विश्व को राजनीतिक विचार और संवैधानिक पद्धति प्रदान की है। ये किसका कहना है? ये मुनरो का है। ठीक है, मुनरो ने कहा है ऐसा। मुनरो के ये कथन है। यदि आप अपने आंसर में ये कथन अगर लिख देते हो तो आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स आने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, ब्रिटेन और इसके निवासी कैसे है। ठीक है, सामान्य व्यक्ति जिस देश को इंग्लैंड, ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं उसका पूरा नाम ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त राज्य है। यद्यपि नाम में वेल्स और स्कॉटलैंड का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसमें वेल्स और स्कॉटलैंड के प्रदेश भी सम्मिलित है। किसी समय ये पृथक पृथक यानी अलग अलग राज्य थे, किंतु वर्तमान समय में ये ब्रिटेन के ही अंग है। ब्रिटेन यूरोप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक छोटा सा टापू है। इसका क्षेत्रफल 2,44,000 किलोमीटर है और जनसंख्या 6 करोड़ 50 लाख से कुछ अधिक है। ब्रिटेन के इस लघु आकार ने इसे एक सुसंगठित इकाई का रूप प्रदान कर ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था को सफल बनाया है। ब्रिटेन में 8% एशियावासी और अश्वेत है, लेकिन ब्रिटेन की यह आबादी अन्य ब्रिटिश वासियों के साथ एक आकार नहीं हो पाई है। नस्लीय तनाव तो केवल कुछ ही क्षेत्रों में और केवल कुछ हजार व्यक्तियों के मनमानस में है, लेकिन नस्लीय विरोध की स्थिति अवश्य है। बढ़ती हुई बेरोजगारी ने इस स्थिति को बढ़ाने का कार्य किया है, लेकिन इस स्थिति के बावजूद सामान्य नागरिकों में मूल उदारवादिता विद्यमान है। 2005 ईस्वी के आम चुनावों में कंजर्वेटिव पार्टी ने सरकार बनने पर कड़ी आव्रजन नीतियां लागू करने की बात कही थी। मतदाताओं को इसमें रंग भेद की बू आई और सर्वेक्षण बताते हैं कि मतदाताओं ने कुछ अन्य बातों के साथ कंजर्वेटिव पार्टी की इस बात को पसंद नहीं किया। ब्रिटिश संविधान का विकास। ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है। इसने 1400 वर्षों के आधार पर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया है और अब भी यह विकासमय है। संवैधानिक विकास की दृष्टि से
ब्रिटिश संविधान के इतिहास को 6 युगों में विभाजित किया जा सकता है। वे 6 युग इस प्रकार है। पहला युग इसको कहेंगे एंग्लो सैक्सन काल, सीमित राजतंत्र की स्थापना 5वीं सदी से 1066 ईस्वी तक। संवैधानिक विकास का प्रारंभ एंग्लो सैक्सन काल से समझा जा सकता है। इस काल में स्थापित की गई संस्थाओं में प्रमुख 2 है, नियंत्रित राजपद और स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। एंग्लो सैक्सन राजा की शक्तियाँ असीमित नहीं होती थी और उस पर विटनेज मोट या विटन का नियंत्रण होता था। ब्रिटेन में स्वयंभू राजा द्वारा प्रभावशाली सामंतों, सरदारों और बिस्पों आदि को सम्मिलित किया जाता था। ब्रिटिश संविधान के विकास का इतिहास का दूसरा युग था नॉर्मन एंजीवन काल। ठीक है, नॉर्मन एंजीवन काल, राजकीय निरंकुशता और सबल केंद्रीय सरकार का उदय। सन 1066 ईस्वी से 1153 ईस्वी तक एंग्लो सैक्सन काल की शासन व्यवस्था स्थानीय आधार पर संगठित किंतु राष्ट्रीय आधार पर निर्बल थी। कठोर और केंद्रीयकृत शासन स्थापित करने का कार्य नॉर्मन राजा विलियम के द्वारा ही किया गया। विलियम ने निरंकुशता के मार्ग की बाधा समझकर विटनेज मोट को समाप्त कर दिया था, किंतु राजा का अधिकार क्षेत्र या कार्य इतने बढ़ गए कि नीति निर्धारण और शासन में राजा की सहायता के लिए 2 संस्थाओं, मैग्नम कॉन्सिलियम या महान परिषद और क्यूरिया रेजिस या राज्य परिषद का उदय हुआ। मैग्नम कॉन्सिलियम विटनेज मोट की ही स्थानापन्न थी। क्यूरिया रेजिस अपेक्षाकृत छोटी लेकिन अधिक प्रभावशाली संस्था थी। क्यूरिया रेजिस से प्रीवी काउंसिल और प्रीवी काउंसिल से कैबिनेट का विकास हुआ। ब्रिटिश संविधान के इतिहास का तीसरा युग है प्लांटेगेनेट। ठीक है, ये 1153 से 1399 इसका काल है और लंकास्ट्रियन यानी 1399 से 1445 का काल और वैधानिक संस्थाओं का उदय। नॉर्मन काल में स्थापित शासन व्यवस्था में हेनरी प्रथम के द्वारा सुधार किया गया। शासन कार्य में कुशलता के लिए क्यूरिया रेजिस के प्रशासन और न्याय संबंधी कार्यों में विभाजन कर प्रीवी काउंसिल और एक्सचेकर के रूप में 2 संस्थाएं हो गई। इसी काल में सम्राट जॉन को जनता से कर के रूप में बहुत अधिक धनराशि एकत्रित करने की आवश्यकता अनुभव हुई। अतः जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया और इस प्रकार प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन के सिद्धांत का उदय हुआ। मैग्ना कार्टा या वृहत अधिकार पत्र 1119 में जॉन इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठा। सामंतों ने इस अयोग्य, अदूरदर्शी और अत्याचारी शासक के अत्याचारों से दुखी होकर उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 15 जून 1215 को रनीमेड नामक स्थान में उसे एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया। यह अधिकार पत्र ही मैग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र के नाम से विख्यात है और इसे ब्रिटेन के वैधानिक इतिहास में एक महान सीमा चिन्ह माना जाता है। मैग्ना कार्टा ने किन्हीं नवीन अधिकारों को जन्म देने के बजाय सामंतों के उन परंपरागत अधिकारों को मान्यता प्रदान की जिन्हें सम्राट जॉन ने भंग कर दिया था। मैग्ना कार्टा ने सामंत वर्ग को जो अधिकार प्रदान किए थे वे धीरे धीरे सामान्य जनता को भी प्राप्त हो गए थे। इस प्रकार मैग्ना कार्टा ने राजा की निरंकुशता का अंत कर मर्यादित राजतंत्र और विधि के शासन की स्थापना की और यह सामान्य जनता की स्वतंत्रता और अधिकार का मूल आधार बन गया। पार्लियामेंट का उदय। इस काल में ही पार्लियामेंट का भी उदय हुआ। 1262 ईस्वी में साइमन डी माउंटफोर्ड ने पार्लियामेंट की एक बैठक बुलाई थी, लेकिन पार्लियामेंट का उदय
1295 ईस्वी से माना जाता है, जब सम्राट एडवर्ड प्रथम ने कर प्रस्तावों पर सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से पादरियों और सामंतों के अतिरिक्त नगरों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया। इस बैठक को ही मॉडल पार्लियामेंट कहा जाता है। ब्रिटिश संविधान के विकास के इतिहास का चौथा युग था ट्यूडर काल। ट्यूडर काल पुनः कठोर राजतंत्र की स्थापना 1485 ईस्वी से 1603 ईस्वी, ठीक है। 1485 ईस्वी में इंग्लैंड में हेनरी ट्यूडर सत्तारूढ़ हुआ। ट्यूडर सम्राट बहुत अधिक शक्तिशाली और योग्य थे। उन्होंने सामंतों को नियंत्रित कर स्वेच्छाचारी शासकों की भांति लेकिन जनता के हित को दृष्टि में रखते हुए शासन किया। इस काल की एक महत्वपूर्ण बात यह रही है कि राजकीय शक्ति पोप के नियंत्रण से मुक्त हो गई। पांचवा युग है स्टुअर्ट काल। निरंकुश राजतंत्र और सीमित राजतंत्र के पक्षों में संघर्ष और लोकतंत्र की आधारशिला की स्थापना 1603 ईस्वी से 1714 ईस्वी तक। महारानी एलिजाबेथ का कोई पुत्र या निकट संबंधी न होने के कारण उनकी मृत्यु के बाद 1603 ईस्वी में इंग्लैंड का सिंहासन स्कॉटलैंड के राजा जेम्स प्रथम के हाथ में आ गया। जेम्स प्रथम की मृत्यु के बाद 1625 में उसका पुत्र चार्ल्स प्रथम गद्दी पर बैठा। उसने संसद की उपेक्षा और मनमानी प्रारंभ कर दी तथा राजा के दैवीय अधिकारों तथा विशेष अधिकारों पर बल देना प्रारंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में उसका संसद से झगड़ा हुआ और 1628 ईस्वी में संसद चार्ल्स प्रथम से अधिकार याचना पत्र पिटीशन ऑफ राइट्स को मनवाने में सफल हुई, जिससे राजा की शक्तियों पर कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंध लग गए। संसद के दबाव में चार्ल्स प्रथम ने अधिकार याचना पत्र को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी, किंतु अपने वचन को निभाया नहीं। जब संसद ने इसका विरोध किया तो सम्राट ने संसद को भंग कर दिया और 11 वर्ष तक संसद के बिना ही शासन किया। संसदीय नेताओं ने सम्राट की इस निरंकुशता का विरोध किया और इन दोनों पक्षों में 1642 से 1645 तक गृह युद्ध चला। इस गृह युद्ध में संसदीय नेताओं की जीत हुई और सम्राट चार्ल्स पर मुकदमा चलाकर 1649 में उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। गणतंत्र की स्थापना 1649 ईस्वी में इंग्लैंड में राजतंत्र तथा लॉर्ड सभा का अंत कर क्रामवेल की अध्यक्षता में गणतंत्र की स्थापना की गई। इस समय इंग्लैंड में एक लिखित संविधान भी अपनाया गया। 3 सितंबर 1658 ईस्वी को क्रामवेल की मृत्यु हो गई। पुनः राजतंत्र की स्थापना, यानी फिर से राजतंत्र की स्थापना। गणतंत्र और लिखित संविधान ब्रिटिश निवासियों के स्वभाव के अनुकूल नहीं थे, अतः क्रामवेल की मृत्यु होने के साथ ही इनका अंत हो गया। 1660 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम के पुत्र चार्ल्स द्वितीय को गद्दी पर बिठाया गया। उसने 1685 ईस्वी तक राज्य किया। प्रीवी काउंसिल अब एक बड़ी संस्था हो गई थी, इसलिए चार्ल्स द्वितीय ने 1667 ईस्वी से कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की एक समिति से परामर्श लेना शुरू कर दिया, जिसे कबाल कहा जाने लगा। इसी से बाद में कैबिनेट का उदय हुआ। चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल में 1679 में हैबियस कार्पस एक्ट भी पारित किया गया, जिसमें व्यवस्था की गई कि बिना अभियोग चलाए किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद नहीं रखा जा सकता। गौरवपूर्ण क्रांति, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। 1685 में चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका भाई जेम्स द्वितीय गद्दी पर बैठा, जिसने केवल 3 वर्ष ही राज किया। उसने संसद की अनुमति के बिना कानून रद्द करने का अधिकार धारण कर लिया। इससे संसदीय नेता जो है बहुत अप्रसन्न हुए और जेम्स द्वितीय को सिंहासन से हटाने के लिए उन्होंने ऑरेंज के राजकुमार विलियम तृतीय को इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया।
विलियम तृतीय ने एक विशाल सेना के साथ इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया। जब जेम्स द्वितीय ने देखा कि सभी पक्षों ने उसका साथ छोड़ दिया है तो वह फ्रांस भाग गया। इस प्रकार बिना किसी रक्तपात के ही वांछित परिवर्तन हो गया। इसे ही इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस घटना चक्र से राजा या शासन की निरंकुशता पर रोक लगी और संसदीय प्रभुसत्ता की स्थिति का प्रारंभ हुआ तथा यह क्रांतिकारी परिवर्तन रक्तपात के बिना हुआ, इसलिए इसे गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। अधिकार पत्र 1689 बिल ऑफ राइट्स। गौरवपूर्ण क्रांति के बाद विलियम और मेरी को ब्रिटेन का सम्मिलित शासक बनाया गया। इस अवसर पर संसद सम्राट से अधिकार पत्र मनवाने में सफल हो गई, जिसमें कुछ बातें थी। पहला, संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा कोई कर नहीं लगा सकता। दूसरा, राजा को कम से कम एक बार संसद की बैठक अवश्य बुलानी होगी। तीसरा, संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा कोई सेना नहीं रख सकता। चौथा, राजा अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु उच्चायुक्त जैसे किसी नवीन न्यायालय की स्थापना नहीं कर सकता। और पांचवा, संसद में जनता के प्रतिनिधियों को भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। मुनरो ने इस अधिकार पत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि इससे पार्लियामेंट की वैधानिक प्रभुता की घोषणा की गई। संवैधानिक विकास की दृष्टि से इंग्लैंड के इतिहास का छठा युग है हैनोवर काल। संसदीय जनतंत्र का विकास 1714 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। ठीक है। राजपथ पर संसद की सर्वोच्चता तो 1689 के अधिकार पत्र से ही स्थापित हो गई थी। 1714 में साम्राज्ञी एन की मृत्यु पर उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार हैनोवर का जॉर्ज प्रथम ब्रिटेन का सम्राट बना। यहीं से संसदीय जनतंत्र का विकास प्रारंभ हुआ, जिसने 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक पूर्णता प्राप्त कर ली। संसदीय जनतंत्र का विकास इन चरणों में हुआ। राजा की वास्तविक शक्तियों का पतन। राजपथ पर संसद की सर्वोच्चता तो 1689 के अधिकार पत्र से ही स्थापित हो गई थी, किंतु हैनोवर वंश के सिंहासनारूढ़ होने के पहले तक राजा का मंत्रियों की नियुक्ति और पदच्युति में पर्याप्त हाथ रहता था। हैनोवर काल से राजा के इस अधिकार का पतन होता गया और ये अधिकार पार्लियामेंट के हाथ में पहुंच गए। साम्राज्ञी विक्टोरिया तक आते आते सम्राट एक संवैधानिक शासक मात्र हो गया। मंत्रिमंडलीय प्रणाली का विकास। हैनोवर काल के पूर्व तक मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता सम्राट ही करता था और मंत्रिमंडलीय प्रणाली का पूर्ण विकास नहीं हो पाया था। लेकिन हैनोवर राजा जॉर्ज प्रथम अंग्रेजी भाषा से परिचित नहीं थे और इंग्लैंड की राजनीति में भी उनकी कोई रुचि नहीं थी। अतः उन्होंने कैबिनेट की बैठकों में सम्मिलित होना बंद कर दिया। सम्राट ने व्हिग पार्टी के नेता सर रॉबर्ट वॉलपोल को कैबिनेट की अध्यक्षता का कर्तव्य सौंपा और वॉलपोल ब्रिटेन का ही एक तरह से प्रथम प्रधानमंत्री बना। धीरे धीरे मंत्रिमंडलीय प्रणाली के अन्य सिद्धांतों का विकास हुआ। लोक सदन का लोकतांत्रिकरण। यद्यपि 17वीं सदी में ही संसद ने सर्वोच्चता प्राप्त कर ली थी, किंतु अब भी वह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हो पाई थी, क्योंकि वह जनता के अत्यंत छोटे भाग का ही प्रतिनिधित्व करती थी। अतः संसद के अंदर और बाहर संसदीय मताधिकार को व्यापक करने के लिए आंदोलन चला। आंदोलन के परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम 1832 के सुधार कानून द्वारा कुछ सीमित रूप में मध्यम वर्ग के लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। इसके बाद 1867, 1884 और 1918 के सुधार कानूनों द्वारा मताधिकार को और व्यापक किया गया। वह 1928 के अधिनियम के आधार पर सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को स्वीकार करते हुए
21 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी स्त्री पुरुषों को मताधिकार प्रदान कर दिया गया। 1970 में पारित विधेयक के अनुसार अब ब्रिटेन में 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त है। लोक सदन की तुलना में लॉर्ड सभा की शक्तियों का पतन। 18वीं सदी तक लोक सदन पर लॉर्ड सभा का आतंक छाया रहता था, किंतु लोकतंत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोक सदन की तुलना में लॉर्ड सभा की शक्तियां कम किया जाना आवश्यक था। 1832 का सुधार कानून लॉर्ड सभा की इच्छा के विरुद्ध ही पारित हुआ था और इसी समय से लॉर्ड सभा की शक्तियां कम होनी प्रारंभ हो गई। 19वीं सदी में यह परंपरा स्थापित हो गई थी कि वित्तीय विषयों में अंतिम शक्ति लोक सदन की है, लेकिन 1910 में लॉर्ड सभा ने लॉर्ड जॉर्ज के प्रगतिशील बजट को अस्वीकार करके इस परंपरा को भंग किया। ऐसी स्थिति में 1911 में एक संसदीय अधिनियम पास कर लॉर्ड सभा की शक्तियां कम कर दी गई, जो 1949 के संसदीय अधिनियम से और कम हो गई। लोक सदन की तुलना में लॉर्ड सभा की शक्तियां कम करके ही इंग्लैंड लोकतंत्र की पूर्ण प्राप्ति कर सका है। इस प्रकार 1400 वर्षों के संवैधानिक विकास के आधार पर ब्रिटेन ने अपनी संवैधानिक और राजनीतिक स्थिति को प्राप्त किया है। ब्रिटेन के इस संवैधानिक विकास की मुख्य विशेषता यह है कि यह स्थिर गति और शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है और इस संवैधानिक विकास की दिशा कुछ बाधाओं और रुकावटों के बावजूद राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर प्रयाण रही है। अब आप जानेंगे ब्रिटिश संविधान के अध्ययन का महत्व। स्वयं अपने क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से ब्रिटेन कभी एक महान देश नहीं रहा है। विश्व के अनेक राज्य ब्रिटेन की तुलना में बहुत विशाल और अधिक जनसंख्या वाले हैं। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक ब्रिटेन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रथम श्रेणी के राष्ट्र की स्थिति प्राप्त थी, किंतु आज यह स्थिति संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में ही शेष रह गई है। आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से न केवल अमेरिका वरन जर्मनी, जापान और अन्य कुछ राष्ट्रों ने भी ब्रिटेन से अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली है तथा ब्रिटेन सामान्य व्यक्तियों के लिए अब एक राजनीतिक व्यवस्था का प्रतीक भी नहीं रहा है। लेकिन इनमें से कोई भी बात संवैधानिक अध्ययन की दृष्टि से ब्रिटेन के महत्व को कम नहीं कर सकी है। आज भी राजनीतिक विज्ञान और लोक प्रशासन में रुचि रखने वाले व्यक्ति के लिए ब्रिटिश शासन पद्धति से परिचित होना अनिवार्य समझा जाता है और विदेशी संविधानों तथा शासन प्रणालियों के अध्ययन क्रम में ब्रिटिश संविधान के अध्ययन को प्रथम स्थान दिया जाता है। स्वाभाविक रूप से अनेक ऐसे तथ्य हैं जिनके कारण ब्रिटिश संविधान का अध्ययन बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इन तथ्यों का अति संक्षिप्त अध्ययन इस प्रकार है। ब्रिटिश संविधान का अध्ययन का महत्व क्या है? ये प्राचीनतम संविधान है। ठीक है, यह संविधान यानी ब्रिटिश संविधान विश्व के वर्तमान संविधानों में सबसे पुराना है और विश्व के किसी भी संविधान का इतना लंबा इतिहास नहीं है जितना कि ब्रिटिश संविधान का। प्राचीनतम होने के कारण इसके द्वारा विश्व के अन्य देशों के संविधानों और शासन व्यवस्था को प्रभावित किया गया है और अन्य देशों के संविधानों को उस समय तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि ब्रिटिश संविधान का अध्ययन ना कर लिया जाए। और लोकतंत्रीय पद्धति का श्रेष्ठ उदाहरण ब्रिटिश संविधान का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके अंतर्गत लोकतंत्रात्मक शासन और जीवन के तत्वों का अनवरत विकास हुआ है और इसे आधुनिक विश्व का प्रथम लोकतंत्रीय संविधान कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। विश्व के अन्य देशों द्वारा लोकतंत्र को इंग्लैंड से ही ग्रहण किया गया है। एकमात्र अलिखित संविधान ब्रिटिश संविधान का अध्ययन इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान समय में इंग्लैंड का संविधान ही एकमात्र अलिखित संविधान है। ब्रिटिश संविधान उन व्यक्तियों के लिए एक चुनौती है जो मानते हैं कि शासन व्यवस्था का सुसंचालन तभी संभव है जबकि शासन के मौलिक सिद्धांत लिपिबद्ध हो।
शासन के मौलिक सिद्धांत लिपिबद्ध न होने पर भी ना तो ब्रिटेन में अराजकता है और ना ही निरंकुशता। शासक और शासित दोनों ही अपनी सीमाओं से परिचित है और यह ब्रिटिश व्यक्तियों को जागरूक, विवेकशीलता और व्यवहारिकता का प्रमाण है। निरंतर विकास में संविधान। ब्रिटिश संविधान का अध्ययन इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ब्रिटिश संविधान अनवरत विकास का परिणाम है। अन्य राज्यों के समान ही शासन पथ ब्रिटेन ने अपनी यात्रा एक निरंकुश राज्य के रूप में प्रारंभ की थी, किंतु यूरोप के अन्य राज्यों ने जहां निरंकुशता के स्थान पर प्रजातंत्र को अपनाने का कार्य क्रांति और रक्तपात के आधार पर किया, ब्रिटिश संविधान ने बिना किसी क्रांति और रक्तपात के बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने में सफलता प्राप्त की। इंग्लैंड में कभी कोई ऐसी क्रांति नहीं हुई जिसकी समानता फ्रांस की 1789 की क्रांति से या रूस की 1917 की क्रांति से की जा सके। स्वतंत्रता का प्रतीक, सिंबल ऑफ लिबर्टी। ब्रिटिश संविधान का निरंतर विकास हुआ है और ब्रिटिश संविधान के विकास का इतिहास निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की जन भावनाओं के संघर्ष का इतिहास रहा है तथा इस इतिहास ने ब्रिटिश संविधान को स्वतंत्रता का प्रतीक बना दिया है। ब्रिटिश संविधान में नागरिकों के किसी अधिकार पत्र का उल्लेख न होने पर भी ब्रिटिश नागरिक किसी अन्य देश के नागरिकों की तुलना में कम स्वतंत्र और अधिकार संपन्न नहीं है। विश्वव्यापी प्रभाव, वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस। ब्रिटिश संविधान के अध्ययन की महत्ता का एक प्रमुख कारण यह भी है कि विश्व की सबसे प्राचीन और प्रभावशाली शासन पद्धति के जनक के रूप में इसने विश्वव्यापी प्रभाव डाला है। विश्व के उन राज्यों पर जो पहले ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत थे, ब्रिटिश शासन पद्धति का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, म्यांमार, मलाया आदि देशों की वर्तमान शासन व्यवस्था ब्रिटिश प्रभाव का प्रमाण है। यूरोप महाद्वीप के अन्य जनतंत्रीय राज्यों पर भी यह प्रभाव स्पष्टता देखा जा सकता है। मुनरो के शब्दों में ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसद संसदों की जननी है। अन्य देशों के विधानमंडलों की चाहे कोई भी संज्ञा क्यों ना हो, उनका उद्गम स्रोत एक ही है। अब आप जानेंगे कि भारतीय विद्यार्थियों के लिए विशेष महत्व क्यों रखता है ब्रिटिश संविधान। ठीक है, ब्रिटिश संविधान का अध्ययन सामान्यतः तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु भारतीय व्यक्तियों विशेषतया भारतीय विद्यार्थियों के लिए इसके अध्ययन का विशेष महत्व है। ब्रिटिश विचारों और राजनीतिक संस्थाओं से प्रभावित होकर हमारे द्वारा संसदीय प्रजातंत्र को अपना लिया गया है, किंतु संसदीय प्रजातंत्र की सफलता के लिए अभी हमें ब्रिटेन से बहुत कुछ सीखना शेष है। यदि हम संसदीय प्रजातंत्र को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें ब्रिटेन की प्रजातंत्रीय परंपराओं को अपनाना होगा। अनुशासन, सहिष्णुता, विवेकशीलता, उदारता और जागरूकता के चारित्रिक गुणों को लेना होगा तथा राजनीति के महान खेल की भावना के साथ खेलने की प्रवृत्ति अपनानी होगी। यह सब कुछ ब्रिटिश संविधान के विस्तृत और व्यापक अध्ययन से ही संभव है। क्या ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व है? अपने आप में यह मनोरंजक बात है कि ब्रिटिश संविधान के अध्ययन का प्रारंभ संविधान के अस्तित्व पर विवाद को लेकर होता है। इंग्लैंड वासी तो इस बात पर गर्व करते हैं कि उनका संविधान एक श्रेष्ठ और प्राचीन संविधान है, किंतु अन्य विद्वानों द्वारा इस संविधान के अस्तित्व पर ही संदेह व्यक्त किया गया है। बर्क ने अपने ग्रंथ फ्रांस की राज्य क्रांति पर विचार, रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ब्रिटिश संविधान की प्रशंसा करते हुए कहा था कि हमारा संविधान अत्यंत श्रेष्ठ है, जहाँ विश्व के अन्य देशों में वांछित परिवर्तन हेतु क्रांति और रक्तपात की आवश्यकता होती है, हमारे द्वारा यह परिवर्तन शांतिपूर्ण और संवैधानिक मार्ग से किया जा सका है। इस पर अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान टॉमस पेन ने बर्क को चुनौती देते हुए कहा था, क्या बर्क महोदय ब्रिटिश संविधान की कोई प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं? यदि नहीं
तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व ना तो कभी था और ना है। यद्यपि उक्त संविधान के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। पेन अपने मूल विचार को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जहां संविधान को प्रत्यक्ष रूप में उपस्थिति नहीं किया जा सकता, वहां संविधान होता ही नहीं है। फ्रांस के प्रसिद्ध इतिहासकार डी टाकविले और ब्रिटिश लेखक बर्नार्ड शॉ ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए हैं। तर्क ब्रिटिश संविधान का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इस बात के पक्ष में थॉमस पेन, डी टाकविले और उनके समर्थकों द्वारा 3 तर्क दिए जाते हैं, जो इस प्रकार है। ब्रिटिश संविधान न तो किसी संविधान सभा का परिणाम है और न ही लेखबद्ध। पेन और डी टाकविले का विचार है कि संविधान का निर्माण किसी संविधान निर्मात्री परिषद के द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश संविधान न तो किसी परिषद के निश्चयों का परिणाम है और न ही यह लेखपत्र के रूप में है। ब्रिटिश संविधान का लचीलापन अमेरिका और फ्रांस आदि देशों के संविधानों में संशोधन के लिए साधारण कानूनों के निर्माण से भिन्न प्रक्रिया को अपनाया गया है। इसके आधार पर डी टाकविले और पेन के द्वारा इस विचार को अपना लिया गया है कि संविधान उसे ही कहा जा सकता है जिसमें परिवर्तन के लिए विशेष प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक हो। ब्रिटिश संविधान लचीला होने के कारण उनके द्वारा इसके अस्तित्व पर संदेह व्यक्त किया गया है। संवैधानिक कानून या आधारभूत नियमों का अभाव अमेरिका और फ्रांस आदि देशों में संविधान की सर्वोच्चता की धारणा को अपनाया गया है, जिसका तात्पर्य है कि संविधान में वर्णित नियमों अर्थात संवैधानिक कानूनों की साधारण कानूनों की तुलना में श्रेष्ठता। इंग्लैंड में संविधान की सर्वोच्चता की धारणा को नहीं, वरन संसद को प्रभुसत्ता की धारणा को अपनाया गया है और इंग्लैंड में संवैधानिक कानूनों तथा साधारण कानूनों का भी कोई भेद नहीं है। ब्रिटिश संविधान में आधारभूत नियमों का अभाव होने के कारण उनके द्वारा इसके अस्तित्व पर संदेह किया गया है। ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व है। वस्तुतः डी टाकविले और थॉमस पेन की विचारधारा ठीक नहीं है और उनके द्वारा ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए जो तर्क दिए गए हैं उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। लिखित और अलिखित संविधान का भेद अवास्तविक। डी टाकविले और पेन की विचारधारा का प्रमुख आधार ब्रिटिश संविधान का अलिखित होना है, लेकिन लिखित और अलिखित संविधान का भेद वैज्ञानिक नहीं है। वास्तव में कोई भी संविधान ना तो पूर्णतया लिखित होता है और न ही पूर्णतया अलिखित। गार्नर के शब्दों में लिखित और अलिखित संविधान में मात्रा का ही भेद होता है, प्रकार का नहीं। अमेरिकी संविधान को लिखित संविधान का प्रथम और श्रेष्ठ उदाहरण बताया गया है, किंतु अमेरिकी शासन व्यवस्था का पूर्ण ज्ञान 7 धाराएं पढ़ने से ही नहीं हो जाता है। शासन व्यवस्था के अनेक व्यवहार, प्रथाएं और परंपराएं संविधान के ही अंग है और उनके संबंध में जाने बिना संविधान का अध्ययन अधूरा ही रहता है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, राजनीतिक दलों का उदय और राष्ट्रपति का निर्वाचन इस प्रकार की परंपराओं के उदाहरण हैं। जब लिखित और अलिखित संविधान का भेद ही वैज्ञानिक और वास्तविक नहीं है, तो इस आधार पर ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व को कैसे अस्वीकार किया जा सकता है। ब्रिटिश संविधान एक अंश लिखित है। ब्रिटिश संविधान का एक अंश लिखित है। यदि लिखित होना ही संविधान का आधार समझा जाता है, तो ब्रिटेन के अलिखित संविधान में भी महत्वपूर्ण लिखित अंश पाया जाता है। ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राज सिंहासन के संबंध में उत्तराधिकार की व्यवस्था, कार्यपालिका विभागों की व्यवस्था, मताधिकार, निर्वाचन, संसद के दोनों सदनों के पारस्परिक संबंध और कार्यपालिका के कार्य कानून द्वारा ही निश्चित किए गए हैं। 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का अधिकार याचना पत्र, 1689 का अधिकार पत्र, 1920 का आयरलैंड की स्वतंत्रता का अधिनियम, 1937 का सम्राट के मंत्री परिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तथा 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम इसी प्रकार के उदाहरण है। इस प्रकार ब्रिटेन के अलिखित संविधान में भी महत्वपूर्ण लिखित अंश पाया जाता है। ब्रिटिश संविधान को अलिखित और अमेरिकी संविधान को लिखित कहा जाता है, लेकिन इन दोनों में भेद केवल यह है कि एक में अलिखित अंश की प्रधानता है तो दूसरे में लिखित अंश की।
ब्रिटिश संविधान केवल सिद्धांत में ही लचीला है, व्यवहार में नहीं। डी टाकविले और टॉमस पेन के अन्य तर्कों का भी कोई महत्व नहीं है। यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश संविधान लचीला है, लेकिन लचीला होने के कारण ही उसे संविधान मानने से इनकार कैसे किया जा सकता है? यदि डी टाकविले और टॉमस पेन का तर्क सही होता तो फिर राजनीति विज्ञान की पुस्तकों में परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान के दो भेद, लचीला संविधान और कठोर संविधान, न बताए जाते। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश संविधान केवल सिद्धांत में ही लचीला है और व्यवहार में ब्रिटिश व्यक्तियों की रूढ़िवादिता और उनकी राजनीतिक परिपक्वता ने उसे पर्याप्त सीमा तक कठोर बना दिया है। ब्रिटेन में ऐसी परंपरा है कि शासन व्यवस्था में यदि महत्वपूर्ण परिवर्तन करना हो तो यह कार्य चुनाव के समय जनता से स्पष्ट आदेश प्राप्त करने के बाद ही किया जाए। ऐसी स्थिति में संसद एक संविधान सभा हो जाती है और व्यवहारिक दृष्टि से संविधान को लचीला नहीं कहा जा सकता है। ब्रिटिश संविधान में आधारभूत नियम है। यह कहना भी नितांत गलत है कि ब्रिटिश संविधान में आधारभूत नियम नहीं है। मैग्ना कार्टा, पिटिशन ऑफ राइट्स 1628 और बिल ऑफ राइट्स 1689 को इस प्रकार के आधारभूत नियम ही कहा जा सकता है। वास्तव में संविधान का अस्तित्व संविधान के लेखबद्ध होने या उसके कठोर होने पर निर्भर नहीं करता, वरन इस बात पर निर्भर करता है कि क्या शासन व्यवस्था का संचालन करने वाले कुछ आधारभूत तत्व है। डाइसी के शब्दों में संविधान लिखित या अलिखित उन सभी नियमों और कानूनों का संग्रह होता है जिनका राज्य की प्रमुख सत्ता के प्रयोग अथवा वितरण पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में प्रभाव पड़ता है। ब्रिटेन में सदैव ही इस प्रकार के नियमों की सत्ता रही है तथा इस दृष्टि से ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व रहा है। विल्फ्रेड हैरिसन लिखता है कि ब्रिटेन का संविधान उतना ही आधारभूत और नियमों का संग्रह है जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और फ्रांस के संविधान है। प्रोफेसर मुनरो, जेनिंग्स प्राइस, डॉक्टर फाइनर, ऑग और जिंक तथा अन्य लेखकों के द्वारा भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए गए हैं। वास्तव में संविधान का तात्पर्य कागज के टुकड़ों से नहीं, वरन ऐसी वैधानिक संस्थाओं से होता है जिनके आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन होता है। ब्रिटेन में ऐसी वैधानिक संस्थाओं का उदय विश्व के अन्य किसी भी देश के पूर्व ही हो गया था। जेनिंग्स के शब्दों में, अगर संविधान से हमारा तात्पर्य संस्थाओं से ही है, कागजों से नहीं, तो ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व रहा है। वस्तुतः ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। ऑग तथा जिंक के शब्दों में कहा जा सकता है कि यह निश्चित है कि पेन तथा डी टाकविले के समय से काफ़ी पहले इंग्लैंड में संविधान था। ऐसा संविधान जिसकी सत्ता के प्रति ब्रिटिश जाति सचेत थी और उसके इतिहास पर गर्व करती थी। तो अगर इस बुक का आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो बहुत ही लेंथी हो रहा है तो इसलिए इसका सेकंड पार्ट मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में दूंगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।